नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं तो लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां पर सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। परिवहन विभाग के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो 55 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत सभी ने शपथ ग्रहण भी किया। तो 21 जनवरी से 20 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रोज सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 65 मौतें होती है। इस दुर्घटना को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा माह आज से शुरू हो रहा है। ये 20 फरवरी तक चलेगा। तो आज परिवहन विभाग की जो अन्य वाहनें वहां पर थी, उन वाहनों को हरी झंडी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई और उसके बाद लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सड़क हादसे आज के वक्त में आम हो गई हैं, उसे रोका जा सकता है अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए। और वहीं इस कार्यक्रम के अंत में सीएम योगी ने सभी को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलवाई। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे और न देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। भारत माता की जय। तो सड़क सुरक्षा शपथ दो पहिया वाहन को किस तरीके से दिलाया गया वो भी बता देते हैं कि किस तरीके से दो पहिया वाहन अगर चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने को कहा गया और कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहने और वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे और ना कोई भेजेंगे ना कोई देखेंगे। तो हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और साथ ही अपने परिजनों से पालन भी कराएंगे। तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। तो सड़क सुरक्षा को लेकर के शपथ कार्यक्रम में शपथ जो दिलवाई गई, ये तमाम शपथ के वो मूल बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शपथ दिलवाई गई लोगों को। तो कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। ये शपथ दिलाई गई कार्यक्रम में वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे, ना किसी को कोई एसएमएस भेजेंगे, ना ही किसी और से फोन करने को कहेंगे। तो हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और साथ ही लोगों को भी जागरूक करने का काम। तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर भी रहेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक दोपहिया चालकों की मृत्यु होती है। उनमें भी 18 से 35 वर्ष के बीच मरने वालों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिसको रोकने के लिए छात्र जीवन में ही विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक रहता है। प्रदेश में जो भी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें चालकों की लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। वाहन चालकों द्वारा वाहन चालन के समय सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग न करना भी सड़क दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी ली गई विगत कई बैठकों में निर्देशित भी किया जा चुका है कि ऐसे वाहनों के विरुद्ध प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन औचक रूप से अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर आम जन को इसके उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा इस संबंध में औचक कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा रही है और उन्हें हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
चालकों की भूमिका सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालकों के समय समय पर प्रशिक्षण तथा लाइसेंस प्रणाली में अभिनव प्रयोग अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लाइसेंसिंग प्रणाली को अत्यधिक आधुनिक ढंग से विकसित करने हेतु 2 स्थानों कानपुर नगर एवं बरेली में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जा चुकी है तथा 2 अन्य स्थानों प्रतापगढ़ तथा आजमगढ़ में यह निर्माणाधीन है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने परिवहन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे तमाम वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से ये हरी झंडी दिखाकर हमारे उन सभी कार रैली का शुभारंभ करेंगे। ये कार रैली जो कि हमारे 5 कालिदास मार्ग से यानी कि यहाँ से इसका शुभारंभ होगा और पुलिस की टोली ये 21 बाइक मोटरसाइकिल पर है जो कि जागरूकता को हमारे सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। यातायात पुलिस की टोली और इसके पश्चात पिंक पेट्रोल स्कूटी महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संबंधी परेशानियों को और ये तुरंत इसके पश्चात हमारे NHI की बाइक, यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन और हमारे इंटरसेप्टर वाहन, इसके पश्चात मोबाइल सर्विलांस वाहन, MSV बिना हेलमेट सीट बेल्ट के ये और पुलिस 112 हमारी वैन स्पीड राडार कैमरा, इसके पश्चात और डायल लखनऊ पुलिस तत्पश्चात और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं, एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है। 1 माह तक चलने वाला यह विशेष सड़क सुरक्षा का अभियान प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से आज यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, गृह विभाग को और सभी संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक कार्यक्रम चले। हर जिले के अंदर जिलाधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पहले स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सड़क सुरक्षा के बारे में वहां पे कुछ उनके बीच में कार्यक्रम होते थे, बताए जाते थे हमें कैसे चलना है, सड़क पे चलना है, कहां पे सड़क पार करनी है, कैसे सड़क के नियमों का पालन होता है, वाहन चलाते समय अपनी दिशा का ध्यान रखने का प्रयास कैसे होना चाहिए, इस सभी बातों को ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होती गई, वैसे वैसे उस ओर जो ध्यान और तेज और तीव्र होना चाहिए था उस ओर हमने ध्यान देना बंद कर दिया और उसका परिणाम दुर्घटनाओं पे लगातार जो समाचार हम लोगों को मिलते हैं, लगातार उस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आते हैं। केंद्र सरकार भी इस पे बहुत गंभीर है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने स्वयं 1 माह के इस विशेष अभियान को चलाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों को कहा। और यही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पे चिंता व्यक्त की है। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करने की दिशा से कि सड़क इंजीनियरिंग में अगर कहीं कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का कार्य सड़क निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, लोक निर्माण विभाग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, वे उस इंजीनियरिंग की कमी को दूर करते हुए उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके या उन स्थलों को चिन्हित करके जो दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थल हैं, उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण वहां पर दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती। खबर लखनऊ से, जहां पर एमएलसी चुनाव में सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए, तो बीजेपी के 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। बीजेपी के AK शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा निर्वाचित किए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य, सलील बिश्नोई निर्वाचित हुए। तो कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ल भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अश्विन त्यागी, धनवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी भी निर्वाचित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के भी 2 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी निर्वाचित किए गए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए SK वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SK, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो अभी MLC चुनाव होने हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार और 10 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बताए जा रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं, तो क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल, 12 सीटों के लिए यूपी विधान परिषद की चुनाव होना था, जिसमें 28 तारीख को मतदान था, लेकिन क्योंकि किसी भी 13वें प्रत्याशी का नामांकन नहीं था, ऐसी स्थिति में सभी 12 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिसको अब सर्टिफिकेट भी मिलना शुरू हो गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं, जिसमें अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशी हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। मतलब अब उनको किसी भी चुनाव प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि उनके सामने किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन था, महेश चंद्र शर्मा का, जिनका प्रपत्र जो था वो अपूर्ण था, जिसके चलते उसको निरस्त कर दिया गया था। इस वजह से अब ये सभी 12 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अरविंद कुमार शर्मा का है, जो कि अभी हाल में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। पीएम मोदी के विश्वसनीय अफसर रहे हैं, गुजरात कैडर के IAS अधिकारी के। उनका भी निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा, उसके अलावा लक्ष्मण आचार्य, सलील बिश्नोई, ये 10 नाम है भारतीय जनता पार्टी के जो निर्विरोध सदन में पहुंच गए हैं। तो निश्चित है कि अब इन 12 लोगों को विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल कर लिया गया है और अब ये इनका कोई भी चुनाव नहीं होगा। और जो 28 तारीख को मतदान होना था, फिलहाल अब वो मतदान नहीं होगा, क्योंकि निर्विरोध ये सभी 12 प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके हैं। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो माफिया के खिलाफ CM योगी का ऑपरेशन निस्तानाबूद हो गया। 2,05,000 का इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो की कोठी जमींदोज कर दी गई। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, तो मौके पर तीनों थाने की पुलिस फोर्स और एक प्लाटून PAC भी तैनात रही। पंजाबीपुरा इलाके में डॉन बदन सिंह बद्दो की ये कोठी बताई जा रही थी, जिसे जमींदोज कर दिया गया। 22 महीने पहले पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था बदन सिंह बद्दो। मेरठ के होटल मुकुट महल से फरार हुआ था बदन सिंह बद्दो। तो कुछ दिन पहले पुलिस ने बद्दो की कोठी की कुर्की की थी।
बद्दो की भाभी कुलदीप कौर की अपील कमिश्नर कोर्ट ने भी खारिज कर दी। एमडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ ये अपील की गई थी, जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। तो मालिकाना हक के सबूत दिखाने में नाकाम रही थी बद्दो की भाभी, जिस वजह से ये ध्वस्तीकरण का काम किया गया। और अब जो बद्दो सिंह का ये कोठी बताया जा रहा था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है, जमीन दोस्त कर दिया गया है। तो बद्दो सिंह बद्दो जो लंबे समय से फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। उसकी कोठी को ध्वस्त करने का काम किया गया। बदन सिंह बद्दो की कोठी का ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये दीवार गिरा दी गई है। फिलहाल ये दीवार तो पड़ोसियों की थी, इस पे ही रजामंदी नहीं बन रही थी, लेकिन अब इस दीवार को गिराकर ये बुलडोजर, ये जेसीबी आगे बढ़ेगा और वो जो आपको नजर आ रहा है वो मकान ये बुलडोजर और हथौड़े लिए हुए कारीगर गिराएंगे। अब यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है। हम इस समय बदन सिंह बद्दो की जो अवैध रूप से प्रॉपर्टी कमाई गई थी उसमें खड़े हैं और अब आप देखिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी सिटी है, एसीएम सुनीता सिंह है और एमडीए के सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। अपने सहयोगी राजन के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। खबर अमरोहा से है, जहां पर गजरौला नगर पालिका का कारनामा सामने आया। सरकारी जमीन को बचाने की अनदेखी की गई है। तो सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा किया जा रहा है और अनदेखी नगर पालिका की तरफ से लगातार हो रही है। तो भूमाफियाओं ने बेच दी है 22 बीघा जमीन। नगर पालिका को इस बात की भनक तक नहीं है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई। शिकायत पर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व विभाग टीम और उप जिलाधिकारी ने जांच के लिए आदेश तो जारी कर दिए। नगर पालिका कर्मचारियों को फटकार भी इस पूरे मामले में लगाई गई है। अमरोहा के गजरौला में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और प्लॉटिंग कर दी है। तो नगर पालिका की 22 बीघा जमीन पर कब्जा कर बेचने का काम भी कर दिया गया है भूमाफियाओं की तरफ से और बेची जमीन में निर्माण कार्य भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन नगर पालिका को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसकी शिकायत जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब राजस्व विभाग टीम के साथ जांच करने में लगातार जुटी हुई है और साथ ही उप जिलाधिकारी विवेक यादव ने जांच में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा पाया और नगर पालिका कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। तो बता दें कि नगर पालिका के सभासद ही पालिका की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग कराकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये चल रहा है कि ये जमीन सरकारी जारी की है, टोन वाले भी आए हैं यहाँ पे, समझे, ये सरकारी में जारी है। अब ये बताओ, हमने कर्ज पानी लेकर तो ये जीएल ली, समझे, तो ये अब क्यों जारी है? जब अधिकारी कहाँ गए जब बेनामे हुए थे, ये बताओ। तो बेनामा कराया था आपने? बेनामा पक्का है भाई मेरा। किसने किया था आपका बेनामा? उनने आदिल भाई ने करवाया बेनामा। अच्छा। उन्होंने कोई ऐसे तो करवाया नहीं, देखो तहसील में करवाया है, कोई फर्जी काम नहीं है। तो ये अधिकारी लोग जब कहाँ गए थे, कितने का ये खरीदा बताओ। था आपने? हमने 2,20,000 का खरीदा था। अभी तो मेरा कर्ज भी नहीं निपटा है इसका। रात लौंडिया भी मेरे छत पे से गिर गई। मैं उस बच्ची छोड़ के मैं यहाँ पे आई हूँ, प्लॉट पे क्यों आई हूँ? किराए के मकान में हूँ। सानी लौंडिया मेरी इतनी बड़ी। हमने साहब बच्चे के लिए प्लॉट दिलाया है, समझे सर, जिससे हमने पक्का बैनामा कराया इसका। जब नगर पालिका 2% रजीद कटी, उस समय नगर पर क्यों ने एतराज किया? उस समय जब नगर 2% रजीद कटती रही तो कटते बैनामा के टाइम पे। गाटा संख्या 111 एक जो हमारा नगर गजरौला में स्थित है, इसमें कल एक शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग करके सरकारी ज़मीन विक्रय की जा रही है, जिसे देखने में प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया है कि इसमें सीलिंग की भूमि वर्ष 1983 में कुछ घोषित की गई थी, जिसका क्षेत्रफल मौके पर कम है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा जनपद की नंबर 1 नगर पालिका गजरौला में, जहां पर 22 बीघा ज़मीन पर अवैध कब्जा भूमाफिया द्वारा कर लिया गया है। आखिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बिना नगर पालिका की मिली भगत और सभासदों की मिली भगत से बिना रातों रात तो कब्जा हुआ नहीं है। आखिर बड़ा सवाल ये भी है कि हाउस टैक्स नगर द्वारा पालिका द्वारा काटे गए हैं, वो क्यों काटे गए? यहाँ प्रशासन काफ़ी शक के घेरे में आ रहा है और मिली भगत यहाँ पर सभासदों की और नगर पालिका की सामने आ रही है। अमरोहा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए प्रदीप कुमार। तो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में भीषण आग लगी। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लगी। इमारत की दूसरी मंजिल पर यह आग लगने की घटना बताई जा रही है। बीसीजी टीका बनाने वाली इमारत में यह आग लगी है। तो सीरम इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है, यह नया प्लांट लगा था पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का और इसके दूसरे मंजिल पर अचानक से आग लग गई।
तो बीसीजी टीका बनाने वाली इमारत में यह आग लगी है। आग लगने की घटना बीसीजी के टीका प्लांट में बताई जा रही है। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का ये नया प्लांट तैयार किया गया था और इस प्लांट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। दूसरा मंजिल बताया जा रहा है जब यहाँ पर आग लगी। तो दरअसल हम आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की जाती है और ऐसे में पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट का उद्घाटन किया गया था। नए प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था ताकि वहाँ पर काम तेजी से हो सके वैक्सीन बनाने का। और ऐसे में यह खबर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई जहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट के टर्मिनल 1 गेट में आग लग गई है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने का काम अभी जारी है। फिलहाल अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर जो दूसरी मंजिल पे आग लगी है सीरम इंस्टीट्यूट के इस प्लांट में, ये आग लगी कैसे, इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आग पर काबू करने की कोशिश लगातार जारी है। तो इमारत की दूसरी मंजिल बताई जा रही है जिसमें आग लगी है और पुणे की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रही है, वीडियो पुणे की, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में आग लगी। और आप देख सकते हैं इस जो धुएं का गुबार उठ रहा है, इस धुएं के गुबार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भीषण रही होगी। तो नया प्लांट ये सीरम इंस्टीट्यूट का बताया जा रहा था। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट के टर्मिनल 1 गेट में ये आग लगी। दूसरा मंजिल बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगने की घटना सामने आई है। लेकिन आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो फिलहाल इस बात का स्पष्टीकरण होना भी बाकी है कि आखिर आग लगी कैसे। लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी मिली। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आनंद गायकवाड़, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। आपसे आनंद जानकारी चाहेंगे कि ये आग के लगने के पीछे का कारण क्या अब तक स्पष्ट हो पाया है या अब भी पता लगाने की कोशिश जारी है? जी, अभी सबसे पहले तो आग पर काबू पाने की कोशिश चालू है। दमकल के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जो आग को काबू नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। हमने जो दमकल के अधिकारी थे एलपी से, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमको जैसे ही जानकारी मिली कि अंदर 4 कर्मचारी फंसे हैं, तो उसमें से 3 को सुरक्षित निकाला गया है, 1 की तलाश जारी है। अभी वहां पे जो टीबी के ऊपर के लस बनते हैं, वैक्सीन बनता है। कितने लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? अभी तक तो जो स्थानीय प्रशासन है सीरम का, उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी थी दमकल प्रशासन को कि 4 लोग फंसे हैं वो तीसरी मंजिल पे जहां आग लगी है, उसमें से 3 को सुरक्षित निकाला गया है। 1 कर्मचारी का अभी तक पता नहीं चल पाया, उसको ढूंढ रही है। और दमकल का कहना है कि जब तक जो ये फ्लेम्स निकल रहे हैं वो जब तक कम नहीं होते तब तक आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।